डाउटनेट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक और बहुत ही शानदार लेक्चर, जो कि है बेटा आपका लेक्चर नंबर 4। बढ़िया से आपको आज का यह लेक्चर भी देखना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, हर एक बात को आप बढ़िया से क्लियर करते हुए आगे बढ़ सके। ओके, तो बात करते हैं बच्चों अब यहाँ पर हम पी ब्लॉक के आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। और उससे पहले अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, अभी तक हमने बात की है पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार के बारे में। ओके, कि नाइट्रोजन परिवार के अंदर क्या क्या बातें हमने देखी। भाई नाइट्रोजन परिवार के अंदर कौन कौन से तत्व है, उनकी उपलब्धता क्या है, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, वह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कैसे यौगिक बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किस तरह के यौगिक बनाते हैं, हेलोजनों के साथ कैसे क्रिया करते हैं, ये सारी बातें बच्चों हमने इसमें देखी। उसके अलावा बच्चों फिर हमने बात की यहाँ पर नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में, कि नाइट्रोजन के कौन कौन से यौगिक हो सकते हैं। लाइक N2 नाइट्रोजन का यौगिक है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर अमोनिया, उसके बारे में हमने अच्छे से देखा। नाइट्रिक अम्ल, उसके बारे में हमने अच्छे से देखा। उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हमने देखी कि किस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर ऑक्सीकारक के समान भी व्यवहार कर सकता है। ओके, वो भी हमने देखा। हर एक छोटे से छोटा पहलू हमने अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया है, हर एक बात को अच्छे से देखा है, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ओके, इन बातों को हमने समझा। अब इसके बाद बच्चों हमने फिर और क्या देखा बच्चों, ये बातें हमने देख ली। फिर उसके बाद हमने बात की फास्फोरस के बारे में, कि फास्फोरस के कौन कौन से यौगिक हो सकते हैं, उसके अपर रूप हमने देखे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखने कि हाँ व्हाइट भी होता है, ठीक है, रेड होता है और ब्लैक फास्फोरस होता है। स्थायित्व का क्रम क्या होता है और उनको आपस में हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक, तो और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको अंतर बताया था कि इस व्हाइट फास्फोरस क्या होता है और रेड फास्फोरस क्या होता है। दोनों को आपको बढ़िया से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल है, इसमें चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है बच्चा, तो आप बढ़िया से अच्छे से उनको समझते हुए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए उसके बाद आगे हमने क्या देखा। उसके बाद हमने देखे फास्फोरस के यौगिक, जैसे कि फॉस्फीन, पीएच3 को बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की विधियां मैंने आपको बताई है, इसके क्या क्या उपयोग है, इसकी किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी होती है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस के हैलाइडों के बारे में, जैसे कि PCl3 और PCl5, दोनों आपको बताया, अच्छे से हर एक बात को क्लियर करवाया, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, वो भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हैलाइड भी आपने देख लिया। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखे थे प्रीवियस लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था बच्चों यहाँ पर क्या, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल जिसमें क्या होता है, धातु और OH बंध उपस्थित होता है, वो होता है आपका ऑक्सी अम्ल। अब फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों को मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई थी कि एक अम्ल याद रख लो, बाकी सब आप ऑटोमेटिक याद रख लोगे। ठीक है, ऑक्सीजन हटाते जाओ, ऑक्सीजन जोड़ते जाओ, 2 अणुओं में से H2 निकाल दो, एक अणु में से H2 निकाल दो, आप उनकी संरचनाएं बना सकते हो, तरह तरह के यौगिक बना सकते हो। क्या यह बात समझ में आई? क्या इतनी सारी बातें क्लियर हो गई बच्चों? ओके जी, तो ये बातें हमने देखी। अब हम आज बात करेंगे ऑक्सीजन परिवार के बारे में, कि ऑक्सीजन परिवार के बारे में हमें क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली। ओके, तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर भी बच्चों यही सारी चीजें आपको देखनी है, कि हम पहले इनके कुछ बेसिक क्वालिटीज देखेंगे, बेसिक गुणधर्म देखेंगे, फिर इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे कि किन किन के साथ क्रिया करके ये क्या क्या प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वही सारी बातें एक बार हम वापस से देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि H3PO4 की क्षारकता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है आपके पास कि क्या होता है जब H3PO3 को गर्म करते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको इससे संबंधित सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर नंबर 1, सबसे पहले बात की जाए क्षारकता क्या होता है। क्षारकता बेटा क्या होता है,
क्षारकता शब्द यूज किया जाता है अम्ल के लिए, क्षारकता अम्ल के लिए और क्षार के लिए यूज किया जाता है अम्लता। तो क्षारकता क्या होता है? किसी अम्ल के द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या, किसी अम्ल के द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या क्षारकता कहलाती है। ओके, अब जरा अगर हम बात करें यहाँ पर H3PO4 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर H3PO4 की मैं बात करूं तो मैंने आपको इसकी संरचना बताई थी कि फास्फोरस अपने ऑक्सी अम्ल में 5 बंध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी संरचना इसकी हमारे सामने बनकर आई थी। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, इसमें कौन से H+ आयन त्यागे जा सकते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? मैंने आपको बताया था यह एक त्रिभाषमिक अम्ल है। ठीक है, त्रिक्षारकीय अम्ल या त्रिभाषमिक अम्ल से बोल सकते हैं। यह एक त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय या त्रिभाषमिक अम्ल है। ठीक है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? इसकी क्षारकता होगी बच्चा यहाँ पर 3। ठीक है, क्योंकि 3 H+ ये त्याग सकता है जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ओके, यह पहला पॉइंट हुआ। दूसरा आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, जरा देखो ध्यान से, क्या होता है जब H3PO3 को गर्म करते हैं? H3PO3 को क्या कहा जाता है बेटा? H3PO4 को तो कहा जाता है फॉस्फोरिक अम्ल। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, बन जाएगा फॉस्फोरस अम्ल। तो यहाँ पर यह H3PO3 ये है आपके पास फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल। जब आप फास्फोरस अम्ल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो फास्फोरस अम्ल यहाँ गर्म करते हैं। जरा देखो ध्यान से, मैंने एक अभिक्रिया नाइट्रोजन की लिखवाई थी, याद करो। जब नाइट्रस अम्ल को गर्म किया जाता था वो भी विषमानुपातन अभिक्रिया देता था। सेम वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी क्या होती है? विषमानुपातन अभिक्रिया होती है, विषमानुपातन अभिक्रिया या विषमानुपातन रिएक्शन यहाँ पर होगी, जिससे होगा क्या कि H3PO3 ये क्या होगा? डिसोशिएट होगा। गर्म करने पर यह क्या हो जाएगा? टूट जाता है। और किस प्रकार से टूटता है जरा देखो जरा, यहाँ पर ये टूट कर बनाता है एक तो H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल और साथ में बनाता है बेटा फॉस्फीन गैस। ये ध्यान रखिएगा, ये बनाता है यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और यह बनाता है आपका फॉस्फीन गैस। इन बातों को ध्यान रखें ना। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना है? जरा देखो, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, वही आपने जैसे रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के तरीके। तो x मान करके हल कर लो। हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। x मान करके हल करोगे बेटा, इस पर आंसर आ जाएगा +3। ठीक है, यहाँ पर जब x मानकर हल करोगे इस पर आवेश आ जाएगा बेटा +5। और यहाँ पर जब फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था x मानोगे, हाइड्रोजन की +1 होती है, 3 हाइड्रोजन है, उधर जाते हैं -3, तो इस पर आवेश आ जाएगा -3। तो जरा देखो ध्यान से, +3 से +5 में जाना ऑक्सीकरण, और +3 से -3 में जाना अपचयन। ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीकरण अंक घटना, ये हो जाएगा इसका रिडक्शन, अपचयन। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से यह दोनों क्वेश्चन क्या हमने अच्छे से क्लियर कर लिए। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि आप अणु को देख करके उसकी संरचना गेस कर ले, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन परिवार के बारे में, ऑक्सीजन के परिवार के बारे में। तो बच्चों बात की जाए ऑक्सीजन परिवार वर्ग संख्या 16 के बारे में, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है ना, और पोलोनियम, और यहाँ पर एक लिवरमोरियम जो कि नया तत्व खोजा गया था। ओके, अगर इनके परमाणु क्रमांकों के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 8। 8 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16। 16 में बच्चों अब कितना जोड़ेंगे आप? 18। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 34। फिर इसमें 18 जोड़ दो, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा आपका 52।
ठीक है, ओके। हाँ जी, क्या ये 52 हो जाएगा बच्चा? अगर यहाँ पर 34 में 18 जोड़ दूंगा मैं, 34 में 18 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 52, ओके। और 52 में बच्चों यहाँ पर आपको जोड़ना है 32, तो ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है। इस तरीके से आपको इन तत्वों को ध्यान रखना है, ओके। और यहाँ पर जो लिवरमोरियम होता है ये होता है 116, ओके। इनके परमाणु क्रमांक चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन एकमात्र गैस है, बाकी सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस है, बाकी सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब ऑक्सीजन तो गैस है, बाकी सब ठोस 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 ठोस। देखो, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की दोनों अधातुएं होती है, दोनों अधातुएं होती है। सेलेनियम और टेल्यूरियम दोनों उपधातुओं की कैटेगरी में आती है, मेटालॉइड। और अगर हम बात करें यहाँ पर पोलोनियम और लिवरमोरियम, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? आपकी धातुएं होती हैं। दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व। अच्छा, जिसमें से ये तो क्या है? संश्लेषित तत्व है। ये लिवरमोरियम संश्लेषित तत्व है, इसे अन्य तत्वों की सहायता से बनाया जाता है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने ये बेसिक जानकारी इनके बारे में देखी, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो जानते हैं उनको समझते हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखना है और आगे बढ़ना है। हाँ जी, अब चलिए देखो वही बात कि वर्ग संख्या 16 के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, पोलोनियम ये तत्व निहित है, ठीक है। कभी कभी इन्हें चेल्कोजन के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। चेल्कोजन के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अयस्कों का निर्माण करते हैं। ज्यादातर अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलो देखो भौतिक गुणों के बारे में बात की जाए तो इनकी अवस्थाएं क्या क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर अधातु है, ठीक है। सेलेनियम और टेल्यूरियम क्या होती है? उपधातु होती है, जबकि पोलोनियम एक धातु है जो कि रेडियोधर्मी तत्व होता है, और लिवरमोरियम भी, ठीक है, ओके। अब चलो देखो ध्यान से, थोड़ा आगे की बात बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ गलनांक में, क्वथनांक में वृद्धि होती है। जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन से चला मैं सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब कहने की बात क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हो आप, गलनांक क्वथनांक बढ़ता है। क्यों? अरे भाई वेट बढ़ रहा है ना, वजन बढ़ रहा है, परमाणु भार बढ़ रहा है, तो जो चीज भारी होगी उसको गर्म करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा ना, ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर इस तरीके से, ऑक्सीजन और सल्फर के गलनांक और क्वथनांक के मध्य बहुत ज्यादा अंतर होता है। जरा देखो ध्यान से, इसको आप इस तरीके से बता सकते हो, ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है बेटा, जबकि जो आपका सल्फर है वो एसेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। एक सल्फर अणु में 8 सल्फर के परमाणु होते हैं, ठीक है, तो इसकी परमाणुकता ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में विद्यमान होता है, जबकि सल्फर बहुपरमाणुक एसिड के रूप में विद्यमान होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके जी, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। तो यह बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया, हर एक बात आपको समझ में आएगी बेटा जी, टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया सारी बातें समझनी है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से देखा वो हमने क्लियर किया, हर एक पॉइंट को समझा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को बढ़िया से समझते हुए उनको क्लियर करते जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। रासायनिक गुणों के बारे में बात करें तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या क्या होती है, भौतिक गुण हमने देख लिए कि भाई इनकी अवस्थाएं क्या क्या है, किस अवस्था में ये पाए जाते हैं। ओके, अब बात करेंगे बच्चों इनकी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब जब ये किसी अन्य यौगिक के साथ क्रिया करते होंगे तो कैसे क्रिया करते हैं, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या क्या होती है, उन पर हम डिस्कशन करेंगे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, हर एक बात को आप अच्छे से समझ सके। अब चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं और रासायनिक प्रवृत्तियां हम समझे, तो जरा देखो ध्यान से,
ऑक्सीकरण अवस्था है, ये हाइड्राइड वगैरह सारी चीजें हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। कोई अम्लीय क्यों होता है, सारी बातें हमें जाननी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके कुछ सामान्य गुणधर्म। सबसे पहले मैं आपको इनके सामान्य गुणधर्म बताऊंगा ताकि आप इनको अच्छे से क्लियर कर सके। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इनके सामान्य गुणधर्मों के बारे में। हाँ जी, सामान्य गुणधर्मों के बारे में बात की जाए तो इस वर्ग संख्या 16 के तत्वों के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहला सामान्य गुणधर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ताकि यहां से आपको चीजें क्लियर होती चले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ जी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आप जानते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सर, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा NH2NP4, ठीक है। पी ब्लॉक का चौथा वर्ग है ये, ठीक है। S पूरा भरा होता है, पी फिर भरना स्टार्ट होता है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, बाह्यतम कोश में बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 तो S में और 4 पी में। समझ में आ गया। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं, यह परमाणु अगर ऑक्सीजन होता तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के बाद अगर मैं सल्फर की बात करूं, सेलेनियम की बात करूं, टेल्यूरियम की बात करूं, तो उनका तो आवर्ती चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में आता है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेल्यूरियम हुआ, पोलोनियम हुआ, तो ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में आता है बेटा। पहले आवर्त में हाइड्रोजन आता है, फिर दूसरा आवर्त आता है उसमें ऑक्सीजन आता है। तो दूसरे आवर्त में 2D तो होता ही नहीं है। ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का तत्व है, उसमें तो डी कक्षक होते ही नहीं है, इसलिए वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम बात करें सल्फर के बारे में, सेलेनियम के बारे में, टेल्यूरियम के बारे में, पोलोनियम के बारे में, तो इनके अंदर क्या होता है, रिक्त डी कक्षक भी पाए जाते हैं, इसलिए ये अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अपन पोलोनियम के बारे में बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व है। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये 3 तत्व है जो हमें देखने हैं। मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का तत्व है, और दूसरे आवर्त का तत्व है तो उसके पास रिक्त कक्षक होएगा नहीं, तो वह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई कि ऑक्सीजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाएगा? क्लियर है? ओके, क्योंकि दूसरे आवर्त का तत्व है, उसके पास रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होता ही नहीं, जैसे नाइट्रोजन के पास नहीं होता था। ओके, अब बाकियों के पास अष्टक का प्रसार हो सकता है, तो वह -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के अलावा कुछ और ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हो गया, ठीक है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जरा देखो ध्यान से, परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या, अगर हम बात करें यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के बारे में, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से सल्फर की ओर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की ओर जाते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश बढ़ते हैं। कोश बढ़ेगा तो बेटा आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इस वजह से इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जरा देखो, यहाँ पर इनकी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है कि आयनन ऊर्जा और आकार एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है संबंध, ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेल्यूरियम की, फिर यहाँ पर सबसे लास्ट में ये, ठीक है। पोलोनियम अपन नहीं लेंगे, वो रेडियो एक्टिव तत्व है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर 4th पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लब्धि। इलेक्ट्रॉन लब्धि, इसको यहां लिख लेते हैं। हाँ जी, 4th पॉइंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि। ई। अब जरा देखो ध्यान से, ई का मान भी क्या होता है? ऊपर से नहीं जाने पर घटता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ए का मान क्या होना चाहिए बेटा? ए का मान ऐसा होना चाहिए ना, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम,
सेलेनियम, फिर यहाँ पर आएगा बेटा टेल्यूरियम। तो जरा देखो ध्यान से, ये इनका घटता हुआ क्रम होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर मैं पीओ भी लगा दूं ना, पीओ भी सबसे लास्ट में आ जाएगा। लेकिन जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आपको मैं ये बताना चाहूं इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है। तो जरा देखो ध्यान से, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस दौरान जब ऋणायन बनेगा, तो ऋणायन बनने के दौरान जो भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना बेटा, या फिर मैं कहूं जो निकलने वाली ऊर्जा होती है, उस निकलने वाली ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। ठीक है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है तो उस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस निकलने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ओके, अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बातें हैं जो हमें समझनी है। ऑक्सीजन का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है, ऑक्सीजन का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है इन सबके कंपैरिजन में। तो छोटा आकार होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन आता है तो प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है, तो जिससे स्थायी ऋणायन नहीं बन पाता, जिससे स्थायी ऋणायन नहीं बन पाएगा तो उतनी ज्यादा ऊर्जा निकल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये जो क्रम है ना, ये क्रम क्या है, गलत है। सही क्रम क्या होता है, ए का सही क्रम होता है सल्फर की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है इस वर्ग में, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसका कारण क्या है, कारण है बेटा ऑक्सीजन का छोटा आकार। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए जो कि मुझे पहले करने थे। ठीक, पहले मुझे ये पॉइंट्स बताने थे ताकि एक बार आप ये दिमाग में क्लियर कर सको कि हाँ भाई, इनका आकार, इनकी परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा कैसे घटती है बढ़ती है, ये हमें पता रहे तो हम सारी चीजें क्लियर कर सके। अच्छा, एक यहाँ पर आप इनकी विद्युत ऋणता भी देख सकते हो। विद्युत ऋणता में तो कोई अपवाद ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तो वर्ग में ऊपर से नहीं जाने पर बेटा घटती जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ठीक है, इस तरीके से इसका घटता हुआ क्रम आता है। कोई दिक्कत है किसी को? हर एक बात आप बढ़िया समझ सकते हैं, हर एक बात अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, तो ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं बच्चा। तो अब आगे बढ़ते हैं और वापस से उन सारी बातों को क्लियर करते हैं। ये बातें हमने देखी कि किस प्रकार से इनके भौतिक गुण होते हैं। अब हम बात कर रहे थे इनके रासायनिक गुणों के बारे में, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, जो वर्ग संख्या 16 है, इसके तत्व अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, वर्ग 16 के तत्व अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जरा देखो ध्यान से, देखो वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हो जाएगी, इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऋणायन बनाना। तो जरा देखो ध्यान से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व घटता है, क्योंकि नीचे धातुएं आने लग जाती है ना, इसलिए स्थायित्व घटता है। ऑक्सीजन परमाणु केवल -2 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, लेकिन अपवाद
बस केवल ये एक कंपाउंड बेटा OF2, जहां पर ऑक्सीजन पर +2 आवेश होता है, OF2 एवं O2F2, यहाँ पर +1 आवेश होता है। ठीक है, ये दो कंपाउंड है बेटा ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ, जिसमें यह धनावेशित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, तो वो फ्लोराइड आयन होएगा, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर भी ये फ्लोराइड आयन है और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो यह दो अपवाद है। ठीक है, हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, ठीक है, इस वर्ग के अन्य तत्व +2 +4 एवं +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ठीक है, बाकी दर्शा सकते हैं, जैसे कि देखो ध्यान से, और जिसमें से क्या होगा बेटा +4 एवं +6 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जैसे कि सल्फर हो गए, सेलेनियम हो गए, टेलुरियम हो गए, मोस्टली तो यही दर्शाएंगे। ठीक है ना, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है, हाँ जी। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व नीचे की ओर जाने पर घटता है, नीचे की ओर जाने पर घटता जाता है, इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, जो 11th वाले पी ब्लॉक में आता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, कि ऊपर से ही जाते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था की कमी आ जाती है, क्योंकि नीचे वाले तत्वों के लिए जो NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने की प्रक्रिया के लिए अक्रिय हो जाते हैं, वो बंध में भाग नहीं ले पाते हैं। इस वजह से उनका डोनेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका दान करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था में 2 की कमी आ जाती है। यही अक्रिय युग्म प्रभाव होता है बेटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये हमारे काम का नहीं है, बस हमारे काम का ये बातें हैं जो यहाँ पर हमने देखी। क्या ये सारी बातें समझ में आई? तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं वर्ग संख्या 16 के तत्व अलग अलग दर्शा सकते हैं भाई। ऑक्सीजन आमतौर पर -2 दर्शाएगा, लेकिन बाकी तत्व हो गए जैसे कि सल्फर हो गए, सेलेनियम हो गया या टेलुरियम हो गया, वो +2 भी दर्शाएगा। इसके अलावा ठीक है ना, +2 भी दर्शाएगा, +4 भी दर्शाएगा, +6 भी दर्शाएगा। ठीक है, ओके, मोस्ट कॉमन +4 +6 उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं रहेगी। ओके जी, यह बात समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हाइड्राइड के बारे में। हर एक बात मैं आपको समझाऊंगा, ये टेबल भी एक्सप्लेन करूंगा जो यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, ये NCERT की टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जरा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के साथ देखो, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। सल्फर H2S बनाएगा, टेलुरियम H2TE बनाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, समूह 16 के सभी तत्व H2E जैसे H2O, H2, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ गया, इसमें ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है ना, H2O, H2S, H2AC, H2TE, इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि देखो H2O हो गया, H2S हो गया, H2AC हो गया, H2TE हो गया। अब काम की बातें यहां से स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनका गलनांक क्वथनांक किस प्रकार से यहाँ पर वेरी करता है, तो आप देख रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखना, H2O 273 केल्विनेस का, जैसे ही मैं यहाँ पर H2S की तरफ गया घट गया, फिर यहाँ पर फिर बढ़ रहा है, तो कहने, और देखो ध्यान से यहाँ पर क्वथनांक इसका 373 है, इसका 213, फिर 232, 269, सबसे ज्यादा इसका है। तो जरा देखो ध्यान से, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, सबसे ज्यादा H2O का होता है।
अदरवाइज होना क्या चाहिए था कि वर्ग में जैसे जैसे, देखो ध्यान से, पहली बात तो हम ये बोले कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अनुभार के समानुपाती होता है, जो जितना भारी होएगा उसका अनुभार ज्यादा होएगा। तो आंसर तो ये आना चाहिए था कि H2O, फिर H2S, फिर आना चाहिए बेटा H2SE, फिर आना चाहिए H2TE। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम तो ये आना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो अनुभार के समानुपाती होता है। क्लियर है? लेकिन बच्चों यहां पर आप एक पॉइंट भूल रहे हैं। वो एक पॉइंट क्या कि ये जो क्रम है ना ये गलत है। क्रम गलत क्यों है ये सबसे आगे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जरा देखो मैं आपको बताता हूं, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से ये क्रम H2S सबसे कम, फिर H2SE, फिर H2TE, फिर उसके बाद आएगा बच्चों यहां पर H2O। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, हर एक बात क्लियर हो जाएगी। इसका कारण क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, इसका कारण ये है बेटा H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक और अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है जो कि अणुओं को पास पास रखने की कोशिश करता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए और ज्यादा आपको ताप देना पड़ता है, इस वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी ये तो बढ़ते क्रम में, लेकिन ये अपवाद स्वरूप सबसे आगे आता है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसको भी कर लोगे अब। ओके, अब बाकी में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। अब जरा देखो ध्यान से, इस पॉइंट को समझो, E के बीच में दूरी, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन और सेलेनियम, हाइड्रोजन और टेल्यूरियम, सबसे ज्यादा दूरी कौन किसके बीच में रहेगी? जिनका आकार बड़ा है। हाइड्रोजन फिक्स है, ऑक्सीजन इतना सा, सल्फर इतना बड़ा, सेलेनियम इतना बड़ा, टेल्यूरियम इतना बड़ा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा दूरी बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे 96, यहाँ 134, यहाँ 146, यहाँ 169। ओके, क्लियर हुआ? बंद कोण वाला कॉन्सेप्ट जरा आप समझे बच्चा, जरा देखो ध्यान से। ऑक्सीजन यहां पर इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। जरा देखो ध्यान से। और अगर हम बात करें यहाँ पर सल्फर वाली स्ट्रक्चर, H2S वाली स्ट्रक्चर, इसमें भी 2 लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पर भी ये Se 2 लोन पेयर, और यहाँ पर भी बेटा जी ये बॉन्ड। तो कहा ये जा रहा है कि यहाँ पर बंद कोण 104 डिग्री है, यहाँ पर घट करके 90 डिग्री के आसपास आ जाता है, 92, यहाँ पर 91, और यहाँ पर आ जाता है 90। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बंद कोण H2O में होता है। जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, जरा देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, जो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, जो बॉन्ड एंगल है ना, बंद कोण बॉन्ड एंगल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसका बंद कोण ज्यादा। ठीक है, अगल बगल वाले सेम है, सब में हाइड्रोजन है, बस केंद्रीय परमाणु बदल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, वहां सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है। जहां केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा रहेगी उनका बंद कोण भी ज्यादा होता है, और प्रैक्टिकली भी ये देखा गया। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको समझा कि हाइड्राइडो के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगता है। अब चलते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता कि इस प्रकार के इस वर्ग के तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कौन कौन से यौगिक बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, इस वर्ग के तत्व EO2 एवं EO3 प्रकार के इस वर्ग के तत्व EO2 एवं EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो ध्यान से,
अगर मैं बात करूं O3 एवं SO2, ये दोनों तो कैसे होते हैं बेटा, गैस होते हैं, ठीक है, ओके, ये दोनों तो गैस होते हैं। जबकि अगर हम बात करें यहां पर SeO2 एवं TeO2, ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब बच्चों जरा देखो ध्यान से, यहां पर इनके अंदर हमें कुछ और बेसिक बातें समझनी है, ठीक है। ओजोन हो गया, O3 को जानते हो आप, O3 को क्या कहा जाता है बच्चा, इसे कहा जाता है ओजोन, यह एक ओजोन अणु है, ठीक है, ओजोन O3 के रूप में पाई जाती है। तो यहां पर जरा देखो, जब ऑक्सीजन O2 के साथ जुड़ेगा तो O3 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे सल्फर SO2 हो जाएगा, SeO2 और ये TeO2, ये क्या है, ठोस अवस्था, वो दोनों ठोस में, ये दोनों गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ और बातें, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। O3 क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीकारक होता है। O3 क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। O3 पता है फटाफट से टूटने लग जाती है। O3 का नेचर क्या है, ये O3 क्या करती है, टूट जाती है O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में। इस नवजात ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें SO2 क्या होता है, एक अपचायक होता है, यह अपचायक की भांति व्यवहार करती है। छोटे छोटे गोल्डन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा जरा देखो, इनके ट्राईऑक्साइड SO3 भी बनता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें ACO3 भी बनता है बेटा, ठीक है, TeO3 भी बनता है, ठीक है, ये ट्राईऑक्साइड बन गए। अब जरा देखो ध्यान से, ये ट्राईऑक्साइड बन गए, सभी ऑक्साइड जो या तो डाइऑक्साइड है या ट्राईऑक्साइड है, सभी अम्लीय होते हैं, सभी डाइऑक्साइड एवं ट्राईऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जितने भी डाइऑक्साइड है, जितने भी ट्राईऑक्साइड है, सब अम्लीय हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये यहाँ पर हमने ऑक्साइडों के साथ यहाँ पर इनकी अभिक्रिया देखी और उसको समझा कि किस किस प्रकार के ये ऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक पॉइंट। कोई ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, ठीक है। जहां क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक है ना, वो आएगा ओजोन, ठीक है, उसको बढ़िया से पढ़ना है। अगला, हेलोजनों के साथ क्रियाशीलता। अगर हम बात करें बच्चों हेलोजनों के साथ क्रियाशीलता के बारे में, तो यार हेलोजनों के साथ क्रियाशीलता के बारे में बात करें, यह तत्व EX2, EX4 एवं EX6 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। और हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम क्या होता है बेटा, स्थायित्व का क्रम, सबसे ज्यादा स्थायी हैलाइड बनते हैं फ्लोरीन के, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के, फिर आयोडीन के। क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो वो उतना ज्यादा स्थायी यौगिक नहीं बना पाता है, ठीक है। ओके, इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा। ओके जी, यहाँ पर ये कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आती है। जैसे कि देखो ध्यान से, सल्फर SF2 भी बना लेता है, SF4 भी बना लेता है, SF6 भी बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर ये सल्फर का सर्वाधिक स्थायी फ्लोराइड है, बाकी इतने हेक्सा फ्लोराइड बना ही नहीं पाते, ठीक है। सर्वाधिक SF6 सर्वाधिक स्थायी हेक्सा हैलाइड होता है, ठीक है। बाकी में फिर त्रिविम बाधा एक्स्ट्रा रोल लग जाता है, उस वजह से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इसके अलावा जरा देखो, सल्फर एवं सेलेनियम डाई
क्लोराइड एवं डाई ब्रोमाइड का भी निर्माण करते हैं, इनका भी निर्माण करते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, यह H2F2 बनाता है। जैसे H2O2 नहीं होता क्या, H2O2 की जैसी संरचना इनकी होती है, ठीक है। जैसे कि H2Cl2 बना ले, H2Br2 बना ले, ठीक है, Ac2Cl2 बना ले, Ac2Br2 बना ले। ऐसे यौगिक, किसी एक यौगिक की मैं संरचना बना देता हूं। जैसे कि देखो ध्यान से, ये सल्फर सल्फर, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन। अब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन ब्रोमीन लगा दो, सेलेनियम सेलेनियम लगा दो, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन लगा दो। इस प्रकार से अलग अलग इनकी संरचना बनती चली जाएगी, ठीक है। और जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस सेलेनियम डाइक्लोराइड को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं बेटा, ठीक है, तो इसके दो अणु परस्पर संगठित होकर के ऐसे Cl4 भी बना सकते हैं। यहाँ से सेलेनियम अलग हो जाएगा, तो इनकी मदद से हम टेट्राहेलाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। डाइहेलाइड को पकड़ो और उसकी हेल्प से टेट्राहेलाइड भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ अभिक्रियाएं जो एनसीईआरटी में दे रखी है और जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को आपको समझना है, ठीक, तभी आप बढ़िया से इसमें स्कोर कर पाएंगे। देखो ये चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल है, 101% थ्योरेटिकल है। इसमें दो ही चीजें, इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई अणुओं की संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या दूसरा अभिक्रियाओं से संबंधित। तो केमिकल बॉन्डिंग जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर बस उनको किस पर वर्क करना है, केवल अभिक्रियाओं के ऊपर ही वर्क करना है, ठीक है। तो यह अभिक्रियाएं आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी बच्चा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगली बात, अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूं। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटा, H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय होता है, क्यों? मतलब H2O कम अम्लीय है और H2TE ज्यादा अम्लीय है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को अपन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, हमें ये बोला जा रहा है कि जो अम्लीय प्रकृति है H2S की कम है, H2TE की ज्यादा है, तो क्यों ना हम एक क्रम ही लिख ले बेटा। H2O की अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम होती है, फिर H2S की, फिर H2SE आता है, फिर आता है H2TE। ऐसा क्यों? जरा देखो ध्यान से बच्चों, हमने पहले यहाँ पर एक टेबल देखी थी। टेबल में क्या देखा था कि हाइड्रोजन और यहाँ पर कोई तत्व है, सबसे ज्यादा बंद लंबाई किसकी थी? इसकी थी। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे कम बंद एंथैल्पी मेरे को देनी पड़ेगी, बंद वियोजन ऊर्जा सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि ये बंद वैसे ही बहुत बड़ा है, जिसमें दूरियां ज्यादा होती है वो बंद इजीली टूट जाता है, और यहां से उसमें से H+ सबसे पहले निकल जाएगा। तो H+ निकलना क्या दिखाता है? अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। तो जरा देखो, अम्लीय प्रवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम ऐसा होता है। जरा देखो ध्यान से, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर HE बंद की, HE क्या हो सकता है बेटा? E यहाँ पे कोई भी तत्व हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है। HE बंद की बंद वियोजन ऊर्जा का मान, बंद वियोजन ऊर्जा का मान घटता जाता है, जिससे H+ आयन आसानी से निष्कासित, H+ आयन आसानी से निष्कासित हो जाता है, ठीक है। बंद वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता जाता है, इसलिए H+ आयन आसानी से निष्कासित होता जाता है, अतः अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अतः अम्लीय
प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या यह पॉइंट समझ में आया? क्या यह बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा? कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। अब जरा देखो ध्यान से, वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व, कौन जरा तापीय स्थायी है? अब इस क्वेश्चन से भी आप आंसर बना सकते हो, अरे भाई सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है? वो, क्योंकि वो टूट रहा है, H+ आयन निकल रहा है, मतलब ज्यादा स्थायी H2 है। सिंपल सी बात है ना। तो जरा देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब बात करें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर जरा देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यहीं पर हम देख लेते हैं ना इनका तापीय स्थायित्व का क्रम, तापीय स्थायित्व का क्रम। अगर हम बात करें H2O, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये H2S, ये आ जाएगा बेटा H2SE, ये आ जाएगा H2TE। ठीक है, इस प्रकार से। ये गलत लिख दिया, हाँ जी, H2O, फिर H2S, फिर H2SE, सबसे लास्ट में आ जाएगा H2TE। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर तापीय स्थायित्व घटता है, तापीय स्थायित्व घटता है। ओके, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या? H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। H2O में क्या होता है? H बॉन्डिंग के कारण। H2O में H बॉन्डिंग के कारण, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए वो द्रवस्था में पाया जाता है और इसी वजह से उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे गोल्डन पॉइंट आपको समझ में आए बेटा? हर एक बात अच्छे से क्लियर हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आपको पढ़ना है। हालांकि देखो ध्यान से, मैं मानता हूं इसमें थ्योरी है, लेकिन अगर आप उस थ्योरी में से बढ़िया बढ़िया पार्ट निकाल लोगे ना तो आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं थ्योरीज में से निकल करके वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के यौगिकों के बारे में। ऑक्सीजन के दो यौगिक हमें पढ़ने हैं, एक ओजोन है और एक O2 है। दोनों यौगिक बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। हालांकि O3 के अंदर थोड़ी थ्योरी ज्यादा मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको भी निपटाएंगे। आइए जरा बात करते हैं ऑक्सीजन का पहला यौगिक O2। ऑक्सीजन के पहले यौगिक के बारे में बात की जाए बेटा, O2 के बारे में बात की जाए तो O2 कैसा यौगिक है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, आइए चलिए बात करते हैं। पहली बात तो निर्माण के बारे में बात की जाए तो निर्माण के बारे में बात करना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ये तो वैसे ही आसमान में, खुले आसमान में हमें मिल रही है। तो जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन वायु, ऑक्सीजन की उपलब्धता वायु में भी बहुत है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर हम इसको लैब में बनाना चाहे तो कौन कौन सी प्रयोगात्मक विधियां हैं जिसके जरिए हम इनको बना सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, हर एक अभिक्रिया को देखेंगे, हर एक अभिक्रिया को हम समझेंगे। ठीक है, ओके, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसका निर्माण। निर्माण तो इसकी बेटा एक है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं यहां पर। निर्माण पहला, जब हम पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, KClO3 को जब गर्म करते हैं ना बेटा जी, तो यहां से क्या होता है, KCl अलग हो जाता है प्लस O2 गैस अलग हो जाती है। ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे सर 3 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कैसे बने? अरे बुड़बक, बैलेंस कर ले उसको। ठीक है, ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो 2 KCl निकल जाएगा और 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 3 लगा दे, अब हो गया बैलेंस। ठीक है, यहां से ये O2 गैस निकल जाती है। ये है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। हाँ जी, ये बात हो गई क्लियर। अब जरा देखो ध्यान से, ये पहली अभिक्रिया हमने देखी। इसके अलावा आप किसी ऑक्साइड को गर्म करो, वहां से ही बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने क्या ले लिया, Ag2O ले लिया, सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, सिल्वर ऑक्साइड को गर्म कर लिया बेटा, तो यहाँ से Ag अलग हो जाता है, O2 गैस हमें मिल जाती है। इसी प्रकार से बेटा मैंने क्या मान लिया, HgO ले लिया। ठीक है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको गर्म किया, यहाँ से Hg अलग हो जाएगा, O2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, या मान लो मैंने कोई संयुक्त ऑक्साइड ले लिया, मिक्स्ड ऑक्साइड, Pb3O4,
Pb3O4, इसको जब आप गर्म करते हैं तो इसमें से PbO बच जाता है, O2 गैस निकल जाती है। ठीक है, हाँ जी। मान लो एक और मिक्स्ड ऑक्साइड ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर, अच्छा जैसे कि PbO2 ले लिया, PbO2 को गर्म करते हैं तो भी यहाँ PbO बन जाता है और साथ में O2 गैस निकल जाती है। ठीक है, यह क्या है बेटा, एक मिक्स्ड ऑक्साइड। Pb3O4 किसका मिक्स्ड ऑक्साइड है, PbO2.2PbO। टोटल कितने Pb, 3 Pb, ऑक्सीजन कितने होंगे, टोटल 4। ठीक है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। हाँ जी, इस प्रकार से आप O2 गैस का निर्माण करवा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा O2 गैस को तो आप H2O2 से ही बना सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 को भी गर्म करके ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गर्म करके भी आप यहाँ पर H2 गैस का निर्माण करवा सकते हैं। जो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको गर्म कर दीजिए तो यहाँ से H2 आपका अलग हो जाएगा, जल निकल जाएगा और यहाँ से O2 गैस आपको मिल जाएगी। तो यह वो कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। और बच्चों याद करो, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो वायु है, वायु, ठीक है ना, द्रव वायु के आसवन के द्वारा भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या फिर द्रव वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा भी O2 प्राप्त की जा सकती है। याद है मैंने आपको बताया था, जब नाइट्रोजन की गैस की प्राप्ति की थी, मैंने बताया था आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O2 ये कितना होता है, -183 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 ये कितना होता है बेटा, -196 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसके द्वारा भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये था O2 के निर्माण की विधियां कि किस तरीके से मैं ऑक्सीजन का निर्माण कर सकता हूं, उसे प्राप्त कर सकता हूं। अब बात करें इसके गुणधर्म के बारे में, तो पहली बात तो ये रंगहीन है, गंधहीन है, कोई स्वाद ही नहीं आता है। ठीक है, हालांकि यह जलाने में सहायक है। ठीक, तो जरा देखो ध्यान से, यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। ऑक्सीजन के समस्थानिक भी प्रकृति में पाए जाते हैं, 16, 17, 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा ऑक्सीजन 16, जिसे को हम पढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन गैस कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। ये इसमें चुंबकत्व पाया जाता है, MOT के द्वारा आप इसको एक्सप्लेन करते हो ना। जब आप अणुकक्षक चित्र बनाते हो बेटा, तो उसमें क्या आते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं आपको। पाई स्टार वाले में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस वजह से हम इसको बोल देंगे कि यह अनुचुंबकीय होता है। ध्यान रखिएगा, O2 अनुचुंबकीय होता है, O3 प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है ना, कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं बच्चों ओजोन के बारे में। अब ओजोन के बारे में देखो ध्यान से, इतनी सारी बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, घबराए ना। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप है और ऑक्सीजन से इसको बनाया जा सकता है। जब ऑक्सीजन से ओजोन बनता है ना बेटा, अब जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो ऊपरी परत है बेटा, वहां पर क्या है, ओजोन परत है। अब ओजोन परत बन रही है, ओजोन बनती किससे, ऑक्सीजन से ही बनती है यार। ऑक्सीजन ही ओजोन बनने में हेल्प करता है। तो जब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती है ना, तो यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। इस प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रम के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। लेकिन यह ओजोन टूट भी सकती है वापस ऑक्सीजन में और एक नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। ठीक है, जब इसको ऊर्जा वगैरह मिल जाए या कुछ एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाए जहां से इसका टूटना आसान हो सके, विघटन होना आसान हो सके, तो ये टूट भी सकती है। तो इस वजह से ये ऑक्सीकारक की भांति भी व्यवहार करती है। ओजोन वैसे तो ऊपर होती है, ठीक है, ओजोन जहरीली नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसकी सांद्रता में ज्यादा देर तक रह गए, मान लो ऐसा कोई एरिया है जहां पर ओजोन की सांद्रता बहुत ज्यादा है, आपका सिर दर्द होने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, जी घबराने लगेगा, ऐसा होता है। ठीक है,
आइए जरा इसके बारे में कुछ बातें हैं जो देखनी है, बस ज्ञान की बातें हैं। फिर इसका परीक्षण देखेंगे, कैसे परीक्षण होता है वो इम्पोर्टेंट है, और इसका आकलन कैसे किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए जरा बात करें। हाँ जी, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। यह इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती है, मतलब ये क्रिया करती जाती है, ठीक है। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है, ठीक है। वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वही ओजोन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। यह ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। आपने सुना होगा ना कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो होता क्या है बेटा कि जो O2 है वही ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, 3O2 gives 2O3, ठीक है। और यह एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है, प्लस 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है। यह कैसा एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अब जरा देखो ध्यान से, ओजोन अणु की संरचना देखी जाए तो ओजोन अणु की संरचना ये तो आपने देखी है, या ऐसे आप बना सकते हो कि यार ये 2 ऑक्सीजन है, 2 जुड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन और है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है बेटा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर इसको ट्रांसफर करा दिया। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो कि अगर मैं इस उप सहसंयोजक बंध को नॉर्मल सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट कर दूं तो देने वाले पर धनावेश, लेने वाले पर ऋणावेश। अब यह धनावेश ऋणावेश अनुनाद दर्शा सकता है कि यह ऋणावेश पाई में कन्वर्ट हो जाए, यह वाला पाई इस पे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। कुल मिलाकर यह ऋणावेश 2 परमाणुओं पर विभाजित हो गया, थोड़ा आधा इस पर आधा इस पर, तो -½ नेगेटिव चार्ज, -½ नेगेटिव चार्ज, -½ नेगेटिव चार्ज दोनों पर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर बंद कोण 117 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। बाकी खास बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो इन छोटे पॉइंट्स को आप अगर अच्छे से समझेंगे तो सारी बातें इजीली क्लियर हो सकती है, ठीक, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यह बात समझ में आ गई क्या? अरे ओजोन अणु के बारे में ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आए कि ओजोन अणु किस प्रकार से यहाँ पर बनती है और क्या उसकी संरचना होती है, ठीक है। ये गोल्डन पॉइंट्स आपने देखे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका संकरण बताओ यार, हाँ ओजोन का संकरण बताओ जरा। देखो ध्यान से, अगर संकरण बताना है तो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर काम आता है केंद्रीय परमाणु का। तो जरा देखो ध्यान से, यह सिग्मा, इसके पास एक लोन पेयर है ही सही, तो एक लोन पेयर, इसका संकरण क्या आएगा? sp2 संकरण आएगा, ठीक है, sp2 संकरण आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये बेंट शेप में होती है, ऊपर लोन पेयर होता है इसके पास, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो sp3 संकरण, sp2 संकरण है बेटा इसका, ये ध्यान रखिएगा। संकरण केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है, अगल बगल वाले का नहीं निकाला जाता। क्या यह सारी बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थ्योरी इसके बारे में। जरा देखो ध्यान से, गुण। अच्छा, इसका गुण में सबसे बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, शुद्ध ओजोन हल्की पीत नीली गैस होती है, ठीक है, गहरा नीला द्रव हो सकती है और काला बैंगनी ठोस हो सकती है। मतलब ओजोन गैस अवस्था में कौन सा रंग दर्शाती है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही लगती है। लाइन क्या है बेटा? शुद्ध ओजोन एक हल्की पीली गैस, गैसीय अवस्था में इसका रंग कौन सा होता है? ये जरा देखो, गैसीय अवस्था में ये हल्की नीली गैस के समान होती है, द्रव में गहरी नीली होती है, द्रव अवस्था में गहरा नीला इसका कलर होता है, और ठोस अवस्था में काली पड़ जाती है। ये ध्यान रखना। ओजोन का कलर क्या होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, ओजोन का कलर क्या होता है? कि भाई गैसीय अवस्था में तो लाइट ब्लू, और लिक्विड में डार्क ब्लू, और अगर हम बात करें सॉलिड में बैंगनी, काली पड़ जाती है, ठीक है, ओके जी, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा देखो ध्यान से, आगे देखते हैं, वापस से नॉर्मल आते हैं। ओजोन की अभिलाक्षणिक गंध होती है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में ये हानिकारक नहीं होती है, परंतु अगर सांद्रता 100 भाग प्रति मिलियन हो जाए, ठीक है ना, 100 ppm हो जाए, ठीक है, या इससे ज्यादा हो जाती तो श्वास लेने में क्या होती बेटा? असुविधा होती, जिससे सिरदर्द एवं मितली उत्पन्न होने लगती, जी घबराने लगता है, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, काम की बात यही थी,
दूसरी बात, ये हानिकारक होती है अगर ज्यादा सांद्रता में आप इसकी उपस्थित है तो। अब चलो देखो ध्यान से आगे, यह बहुत ही आसानी से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण O3 कन्वर्ट हो जाती O2 प्लस ऑक्सीजन में। इसलिए क्या होती है, यह ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करती है, यह प्रबल ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करती है। उदाहरण के लिए लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे कि देखो बहुत सिंपल है यार, जरा देखो ध्यान से, अगर आपने क्या लिया, PbS लिया, इसकी अभिक्रिया O3 के साथ करवाई तो ये क्या बना लेता है, PbSO4 बना लेता है, प्लस O2 गैस यहाँ से निकल जाती है। तो लेड सल्फाइड से क्या बन गया, लेड सल्फेट बन गया ना। I2 कोई भी आयोडाइड आयन है जैसे कि HI हुआ, उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, HBr को Br2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। खुद तो O2 तो O3 तो O2 में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकियों को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर नाइट्राइट होता तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता, सल्फाइट आयन होता तो उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देता। जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर ये O3 खुद तो O2 में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अगर नाइट्राइट आयन है, जैसे कि मान लो आपने लिखा जिंक नाइट्राइट ZnNO2 होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया मैंने O3 के साथ करवा दी, इसको तो किस में कन्वर्ट कर देगी, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगी, खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसी की अभिक्रिया किसी सल्फाइड के साथ करवा दी, जैसे कि PbSO3 ले लिया, इसकी अभिक्रिया मैंने O2 के साथ O3 के साथ करवा दी, खुद सल्फेट में कन्वर्ट कर देगी इसको और खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया। NO जरा देखो ध्यान से, NO यह जो ये अभिक्रिया जरा ध्यान से देखो बेटा, ये NO कहां से निकलता है पता है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। सुन लो इसके पीछे कहानी, इस रिएक्शन के पीछे कहानी है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO2 में प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐतराज कब होएगा, यह जो पता है NO, आपने सुना होगा सुपरसोनिक जेट, जो एरोप्लेन होते हैं, रॉकेट होते हैं ना बेटा, रॉकेट जब ईंधन उत्सर्जित करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उत्सर्जित होते हैं, खास करके यह ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो ओजोन है ऊपर, उस ओजोन के साथ क्रिया करके उसको O2 में कन्वर्ट करता है और जिससे ओजोन परत का क्या होता है, क्षय होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन परत, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के क्षय में यह अभिक्रिया उत्तरदायी होती है। यह है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ये समझना है आपको, ठीक है। SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। SO2 की अभिक्रिया जब O3 के साथ होती है ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे खुद ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने सुना होगा कि कारखानों से निकलता है सल्फर ऑक्साइड, यह ऊपर ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करता है, खुद SO3 में कन्वर्ट हो जाता है और ओजोन परत का क्षय करता है। यह दोनों अभिक्रियाएं बेटा ओजोन परत के क्षय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तगड़ी वाली है। ओके हाँ जी, इसकी अभिक्रिया HX के साथ करवानी हो, HX का मतलब कोई भी ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो। जैसे कि देखो ध्यान से मैंने HI ले लिया, HI की अभिक्रिया मैंने O3 के साथ करवा दी, उसको I2 में कन्वर्ट कर देगी, खुद बच्चा यहाँ पर O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और यह इसका एक टेस्ट है, आकलन करेंगे बच्चा हम, ओजोन का आकलन कैसे किया जाता है, उसमें एक आयोडाइड लवण हम लेंगे, ठीक है। ओके, यह अभिक्रिया अपने आप में बहुत खास है। PbS वाली अभिक्रिया हमने पहले ही देख ली थी। Hg वाली अभिक्रिया जरा देखो ध्यान से, जब Hg की अभिक्रिया ओजोन के साथ करवाई जाती है तो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है, साथ में O2 गैस बनती है। यह है आपके पास मर्क्यूरस ऑक्साइड। ध्यान से समझिएगा बेटा इस अभिक्रिया को। मरकरी जानते हो, मरकरी क्या होता है? आपने थर्मामीटर देखा होगा पुराना वाला, कांच वाला, उसके अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। तो वो पारा क्या होता है बेटा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, नीचे बैठता है, होता है कि नहीं होता? क्या कांच की दीवार पे चिपका रहता है क्या? वो कहीं पर नहीं चिपका रहता। लेकिन जब वह मरकरी ओजोन के साथ क्रिया करती है तो एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है Hg2O, जो कि क्या करता है, फिर उस कांच पर चिपकना प्रारंभ कर देता है, ठीक है।
और पूंछ जैसी आकृति बन जाती, चिपकते हुए नीचे लटकते हुए चिपकता हुआ आ जाता है। यही क्या है, ओजोन का परीक्षण है, टेस्ट ऑफ ओजोन। ठीक है, ओके। हाँ जी, ड्राई I2, अगर यहां पर शुष्क आयोडीन की क्रिया ओजोन के साथ करवा दी जाए तो I4O9 बना लेता है। अब जरा देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहाँ पर टेट्रा आयोडीन और यहाँ पर नोनेन ऑक्साइड जो ये बना है, ठीक है, एक ऐसा यौगिक है जिसकी संरचना आपको जानना जरूरी है। इसकी संरचना बेटा ऐसी होती है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इससे जुड़ा होता है आयोडीन, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आयोडीन, इससे जुड़ा होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आयोडीन, इससे जुड़ा होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये ऐसे इसकी संरचना होती है। आप इसकी संरचना ध्यान रखिएगा, ठीक है। I4O9 ये इसकी संरचना है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, कोई भी आइट है, जैसे कि यहाँ पर ये नाइट्राइट, ये सल्फाइट, तो यहाँ पे जरा देखो ये NO2 माइनस को क्या कहा जाता है, नाइट्राइट, इसलिए यहाँ पे ITE लिखा हुआ है। उसको 8 में नाइट्रेट, सल्फेट, ये सल्फाइट, आयन, ये नाइट्राइट आयन, ठीक है। नाइट्राइट या सल्फाइट को ये नाइट्रेट या सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। NO को NO2 में कन्वर्ट कर देती है। ये अभिक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए, ओके। ये अभिक्रियाएं पता है तो बहुत ही बढ़िया है, सारी बातें आप अच्छे से देख सकते हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, हर एक बात को अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। अब जैसे कि देखो ध्यान से, वही अभिक्रियाएं मैं एक बार वापस से आपको बताता हूं, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, ओजोन के बारे में बात करें, ओजोन के बारे में बात करें तो जरा देखो ध्यान से, हवा से हमें क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। इस ऑक्सीजन से क्या हम ओजोन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इससे हमने ओजोन बना लिया, ठीक है। और ओजोन आप ये ऑक्सीजन कैसे बना सकते हो, जल का अपघटन करवा दो, जल का विद्युत अपघटन करवा दो, विद्युत अपघटन करवा दो। जैसे कि आपने क्या लिया, जल लिया, जल का आपने विद्युत अपघटन करवा दिया तो यहां से क्या मिलता है आपको, H2 और O2 मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वह O2 आ गई, ठीक हो। फिर उसका विद्युत अपघटन, विद्युत इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आर्क विधि के द्वारा इसको O3 में कन्वर्ट कर लिया। यह आयोडाइड आयन को I2 में कन्वर्ट कर देती है, Hg के साथ अभिक्रिया करके Hg2O बना लेती है, जैसा भी हमने पहले देखा, ठीक है। सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगी। इसका भी इसने, ये सल्फाइड आयन है बेटा, सल्फाइड आयन का ऑक्सीकरण हो जाता है सल्फेट में, ठीक है, ओके। यह वाली अभिक्रिया ध्यान से देखना, जब O3 की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई जाती है तो पोटेशियम ओजोनाइड बनाता है, ठीक है, KO3, इसका नाम है पोटेशियम ओजोनाइड, ओजोनाइड, पोटेशियम ओजोनाइड, पोटेशियम ओजोनाइड KO3 बनाता है, जो कि ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। यही O3 NO के साथ अभिक्रिया करके O2 प्लस NO2 बनाती, सुपरसोनिक जेट, ठीक है ना, एग्जॉस्ट, सुपरसोनिक जेट से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। SnCl2 के साथ क्रिया करके Sn को +2 से +4 में ऑक्सीकृत कर देगी, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो यह क्या है, इसके ऑक्सीकरण की अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ओजोन किस प्रकार से अभिक्रियाएं दर्शा सकती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, ठीक। जैसे कि यह अभिक्रिया है और फिर यह अभिक्रिया है, दोनों समान ही है। भाई मुझे O3 बनाना है तो O2 से बनता है। O2 आप कैसे बना सकते हो, या तो ऑक्सीजन से बना सकते हो या फिर किसी का यहाँ पर विद्युत अपघटन करवा दो, जल का विद्युत अपघटन करवा लिया, यहाँ से O2 बना, O2 से आपने O3 बनाया। अब ये O3 आयोडाइड आयन को तो I2 में कन्वर्ट करता है, Hg के साथ अभिक्रिया करने पर Hg2O बनाता है, सल्फर के साथ H2SO4 बना लेगा, H2S के साथ भी ये बना लेगा, KOH के साथ KO3 बना लेता है, NO के साथ यहाँ पर NO2 और O2 गैस बना लेता है, इसका ऑक्सीकरण कर देता है। ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं आपने इसकी देखी। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पर ओजोन का परीक्षण। ओजोन का परीक्षण कैसे किया जाता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया, टेस्ट ऑफ ओजोन।
जरा देखो ध्यान से, मरकरी की पूंछनुमा आकृति, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। इंग्लिश में कहा जाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। तो जरा देखो ध्यान से, जैसा कि जो अभिक्रिया हमने देखी, होता क्या है यार, यह O3 Hg के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, एक कंपाउंड Hg2O प्लस O2। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, मर्क्यूरस रस ऑक्साइड इसे कहा जाता है। तो जो कि कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कांच की सतह पर चिपकने लगता है। तो जरा देखो ध्यान से, शुद्ध मरकरी एक गतिशील द्रव है, लेकिन जब यह O3 के साथ इसे संपर्क में लाया जाता है तो इसकी गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और यह कांच की सतह पर चिपकना प्रारंभ कर देती है। Hg2O में मरकरी सब ऑक्साइड, अच्छा मरकरी सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नहीं बोलते यार, Hg यहाँ पर प्लस में है, Hg+1 मर्क्यूरी का मर्क्यूरस आयन कहलाता है, ठीक है, Hg+1 मर्क्यूरस आयन कहलाता है, ठीक है, या फिर आप इसको सब ऑक्साइड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्क्यूरस मरकरी सब ऑक्साइड या मर्क्यूरस ऑक्साइड आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, ऐसा आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मरकरी सब ऑक्साइड के घुलने के कारण पूंछनुमा आकृति बनाता है। ये टेलिंग ऑफ मरकरी पूंछनुमा आकृति इसकी बनती है। और जरा देखो ध्यान से, मैं आपको ये बता देता हूं, एक होता है Hg2+, इसे कहा जाता है मर्क्यूरिक आयन, और एक होता है आपका Hg22+, इसे कहा जाता है मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन, ऐसा आता है। ओके, ठीक है। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, 2 Hg पर +2, तो एक पर कितना आएगा, +1, ठीक है, तो वही यहां पर है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो यहां पर ये आपने बना लिया। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आपको क्या क्या बातें जो समझनी है, यहां पर आपको क्या क्या बातें जो आपको समझनी है। अच्छा, इसका एक नाम ये भी लिख लो, चलो आप जब दे रखा है तो, मरकरी सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, हाँ जी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब मरकरी किसी के साथ क्रिया ना करे तो वो एक गतिशील द्रव के समान व्यवहार करती है। जब ओजोन के साथ क्रिया करती है तो वो कांच की सतह पर चिपकना प्रारंभ कर देती है और पूंछनुमा आकृति बना लेती है। यही क्या होता है, ओजोन का परीक्षण होता है। क्लियर है, यह बात समझ में आ गई। तो यही है बेटा आपका टेलिंग ऑफ मरकरी। अब हमें बात करनी है ओजोन के आकलन के बारे में, कि ओजोन का आकलन कैसे किया जाता है, एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। आइए जरा इस प्रोसेस को हम समझे बच्चों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। आइए जरा बात करें ओजोन का आकलन। तो सुनो, ओजोन का आकलन कैसे करवाया जाता है। ओजोन जो होता है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम, एक बफर विलयन होता है, उस बफर विलयन के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, उसके साथ ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं। कुल मिलाकर ये पोटेशियम आयोडाइड है। इस पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवाते हैं हम ओजोन के साथ जलीय माध्यम में, ठीक है, ओके, जिससे क्या होता है कि ये आयोडाइड आयन को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, खुद यहां पर O2 और यहां पर क्या बना लेगा, KOH बना लेगा। इतनी बातें हो गई, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब जैसे यहां से ये I2 गैस बनती है ना, इस I2 गैस को हम सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इसके साथ उपचारित करवाते हैं। जो I2 गैस वहां निकली, उस गैस को Na2H2O3 के साथ उपचारित करवाते हैं। जैसे उसके साथ उपचारित करवाएंगे बेटा, यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है सोडियम आयोडाइड, ये तो बनता ही बनता है, और साथ में बनता है Na2SO6 सोडियम टेट्रा थायोसल्फेट, इसे कहा जाता है सोडियम टेट्रा थायोसल्फेट, इसे कहा जाता है,
ठीक है, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओजोन का एस्टिमेशन किया जाता है, आकलन किया जाता है। अब जरा देखो, मैं आपको इसकी लैंग्वेज लिखवाता, लैंग्वेज समझाता हूँ, बहुत अजीब लगेगी आपको। जरा देखो, जब ओजोन बोरेट बफर, ठीक है, बफर से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है बेटा, ये किसमें है, बोरेट बफर है, ठीक है, जो कि उभय प्रतिरोधी है, जिसका पीएच कितना है, 9.2 पीएच फिक्स है इसका, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड है, उस विलयन के साथ आधिक्य में अभिक्रिया करवाते हैं ओजोन की। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवाते हैं हम ओजोन के आधिक्य के साथ। तो यहाँ पर ये इसको I2 में कन्वर्ट करता है, और यह I2 फिर हम क्या करते हैं, एक मानक सोल्यूशन होता है सोडियम थायोसल्फेट का, उसके साथ क्रिया करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट मिलता है, और इसी के द्वारा हम ओजोन का आकलन किया जाता है। यह O3 गैस का आकलन होता है, आकलन होता है। तो ये सारी बातें हैं जो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखी। क्लियर है? तो इन सारी बातों को आपको बढ़िया है समझना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये ओजोन परत का क्षय भी हम देख ही लेते, लगे हाथ, ठीक है, लास्ट टॉपिक ओजोन परत का क्षय भी देख लेते हैं, ठीक है, ओजोन को खत्म कर लेते हैं। अब ओजोन परत का क्षय कैसे होता है भैया, ओजोन परत का क्षय कैसे होता है? जैसे कि देखो ध्यान से, ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। जब ये ओजोन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, NO2 बनाती है प्लस O2 बनाती है, ठीक है। और कारखानों से निकलने वाला SO2 जब ये ओजोन के साथ क्रिया करता है तो इसको SO3 में कन्वर्ट कर देता है, खुद O2 के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर देखो मतलब सुपर सोनिक जेट से निकला अपशिष्ट, ठीक है, कारखानों से प्राप्त सल्फर SO2, ठीक है, तो वो ये है। तो उससे क्या हो रहा है कि O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ओजोन परत की मोटाई में कमी आना ही ओजोन परत का क्षय कहलाता है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई में कमी होना क्या कहलाता है, ओजोन परत का क्षय कहलाता है, ठीक है। ओके, ये बातें हमने देख ली। अब ये सल्फर की यौगिक हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके जी, क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? तो बात करें बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। आज के लेक्चर में हमने देखा ऑक्सीजन परिवार, जिसमें आपको थ्योरी भी देखने को मिली। ओके, तो आपको इन चीजों को बढ़िया समझना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके क्लियर, आपने अच्छे से यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में समझा, ऑक्सीजन परिवार के बारे में समझा, और आप इस चैप्टर में बेटा एनसीईआरटी की भी हेल्प लेते रहें। ओके, क्योंकि सारे पॉइंट कंपटीशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में सब के सब एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो आपको इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी टॉपिक दे रखा है उसको डीप से पढ़ने की जरूरत है। ओके, क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? अब चलिए बात करते हैं क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सफेद एवं लाल फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, यह गर्म वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं क्या? यह एक दूसरे में बदल सकते हैं क्या? बताओ बच्चों, क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या होगा इसका आंसर? क्या दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में घुलते हैं? दोनों ऑक्सीकृत हो सकते हैं क्या? समान प्रकार के परमाणु होते हैं क्या दोनों में? या एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? बोलो, क्या होगा इसका आंसर, बताएं। ओके,
आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ओजोन है, ओजोन क्या है? एक ऑक्सीकारक, एक अपचायक, एक विरंजक या सभी? ओजोन किसके समान व्यवहार करता है? बताओ बच्चों, क्या यह एक ऑक्सीकारक है, अपचायक है या विरंजक है या तीनों है? बोलो। क्लियर? आइए बात करें दोनों क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों देखो, ध्यान से याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो सफेद फास्फोरस होता है और लाल फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस CH2 में विलय हो जाता है, जल में अविलय रहता है, जबकि ये दोनों में ही अविलय रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही गलत है और जो गलत है वही हमसे पूछा गया है। वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं? जी हाँ, दोनों के दोनों इजीली ऑक्सीकृत हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में फास्फोरस फास्फोरस होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, ओजोन क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में देखा बेटा हमने ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, जिसमें खासकर हमने ऑक्सीजन के बारे में और ओजोन के बारे में समझा। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम सल्फर के यौगिक। ओके, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको बढ़िया समझ में आई होगी, हर एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके जी, तो इसी के साथ मैं यहीं पर विदा लेता हूं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय